बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहुंच गई हैं दिल्ली। शेख हसीना, आपको बता दें कि दिल्ली पहुंच गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे और उनके शपथ समारोह में शामिल होने के लिए शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत पहुंची हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कल शामिल होंगी। कल शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर शेख हसीना भारत पहुंचे। तो वहीं भोपाल से इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ओडिशा में सरकार बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, लोकेंद्र पराशर ओडिशा पहुंचेंगे। तो आज शाम ओडिशा पहुंचेंगे तीनों नेता। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर अहम भूमिका निभाएंगे। तो इस वक्त मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ओडिशा में सरकार बनाने के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, लोकेंद्र पराशर को ओडिशा के लिए भेजा गया है और आज शाम ओडिशा ये तीनों नेता पहुंच जाएंगे। मोदी जी देश में फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एनडीए को 400 सीटें मिलने वाली है और पूरे देश में मोदी जी के प्रति अलग तरह का आकर्षण है। लोगों ने स्वीकार किया कि 10 साल में मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाकर देश को आगे बढ़ाया है। आप यदि ईमानदार रहोगे तो जनता केवल किसी कुर्सी पर राज नहीं कराएगी, बल्कि अपने दिलों में राज कराएगी, जो मोदी जी को करा रही है। तो मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व की ये जीत है, मोदी की गारंटी की जीत है, मोदी के कार्य पद्धति की जीत है। निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी है, मोदी की सुनामी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ श्याम सिंह तोमर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, आज विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, लोकेंद्र पराशर सभी उड़ीसा पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए कि उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है। इसके बाद स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे कि क्या वो स्ट्रैटेजी रहेगी जिनको अपनाया जाएगा। देखिए, दोपहर बाद अचानक से तय किया गया कि ओडिशा एक दल को भेजना चाहिए जिसमें कुछ वरिष्ठ हों और कुछ युवा हों। तो इन 3 चेहरों को चुना गया कि आपको ओडिशा जाना है और वहाँ व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना है। आपको पता, लंबे समय से वहाँ भाजपा सत्ता में नहीं थी, बीजद था, बीजू जनता दल जो है वो सत्ता में था। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुभवी लोग वहाँ जाएं और शपथ ग्रहण, इसके अलावा जो अन्य चुनौतियाँ जो होती हैं उसको बखूबी करें। तय किया गया कि साधु संत व्यवस्थित बैठें, समाज के जो गणमान्य जन हैं उड़ीसा के, उनको व्यवस्थित बैठाना है समारोह में। ये सारी तैयारियां इसी जो है दल को करना है। बिल्कुल श्याम जी, तो मैं अब चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ समझाइए कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है। आपने बताया कि ये बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी को वहां पर सीटें मिली हैं, अच्छी सीटें मिली हैं। तो अब क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग रहेगी शपथ समारोह की, श्याम जी? देखिए, स्ट्रेटजी सीधी सी है, क्योंकि अब भाजपा वहाँ अपने दल पर, यानी जो है अपने बहुमत पर है, वहाँ किसी अन्य दल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका एक नेता चुना जाता है जो कि वहीं के विधायक चुनेंगे। उन विधायकों के बीच समन्वय होना चाहिए, ये स्वर जाना चाहिए कि सभी ने एक राय होकर अपना नेता चुना है। वो नेता जो है वही मुख्यमंत्री चेहरा होगा। इस काम को व्यवस्थित करवाना होगा। दूसरा निर्णायक होता है जब शपथ ग्रहण हो। भाजपा हमेशा कहती है कि कोई भी काम गंभीरता से करना है, तो शपथ ग्रहण वो भी उड़ीसा में, जहां इस तरह से व्यापक रूप से सरकार बन रही है, तो वहां जो है इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इसकी ध्वनि दूर तक जाए, दूसरे प्रदेशों में जाए। आपने देखा होगा मोदी लगातार जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। इसका जो है बहुत महत्व है कि जय जगन्नाथ का स्वर देश को देना कि ओडिशा में हमको बहुमत मिला है, यानी हम वहां पर निर्णायक हो गए हैं। बिल्कुल, तो ओडिशा में बीजेपी को बहुमत मिला है, वहां पर बीजेपी निर्णायक है और अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया।
तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से भोपाल आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रालय में सरकारी कामकाज की समीक्षा करेंगे। तो मंत्रालय में मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। तो देर शाम या फिर कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से भोपाल के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव वापस आएंगे और मंत्रालय में सरकारी कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं। तो मंत्रालय में मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और देर शाम या फिर कल सुबह दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए लगी आदर्श आचार संहिता अब हट गई है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रुके हुए शासकीय कार्यों को ताबड़तोड़ अमली जामा पहनना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते ही सरकार ने एक्शन में आते ही सबसे पहले आधी आबादी को सौगात दे दी। मोहन सरकार ने लाडली बहना योजना की किस्त जारी कर दी है। हालांकि ये किस्त हर महीने की 10 तारीख को जारी की जा रही है, लेकिन एमपी में बीजेपी की बम्पर जीत की सफलता के बाद मोहन सरकार ने आधी आबादी को तोहफे के रूप में ये राशि पहले जारी कर दी। दूसरी तरफ अब भोपाल में भी विकास कार्य के भूमि पूजन लोकार्पण हो सकेंगे, तो प्रशासनिक स्तर पर भी काम किए जा सकेंगे। सीएम हेल्पलाइन के तहत भोपाल में 4000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। महापौर हेल्पलाइन पर भी लोग अब शिकायतें कर सकेंगे। समग्र आईडी, आधार, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, राशन कार्ड का हो सकेगा काम। पात्रता पर्ची, उज्ज्वला योजना, धन जन खाता जैसे कई कामों को भी निपटाया जाएगा। पेंशन प्रकरणों में भुगतान की स्थिति, राजस्व वसूली पर भी अफसर फोकस रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल करने की तैयारी में। आपको बता दें, मार्च 2024 में बीजेपी सुप्रीमो सक्सेना के 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए उनको तुरंत बदलने की संभावना है। वहीं मुख्य सचिव वीरा राणा की जगह मुख्य सचिव पद के लिए 3 बड़े नामों पर बात की जा रही है। एमपी को मिलेगा नया मुख्य सचिव। वीरा राणा के बारे में 2 विकल्पों पर विचार। डीजीपी सुधीर सक्सेना के 2 साल मार्च 2024 में हुए पूरे। सीएस के प्रमुख दावेदार मोहम्मद सुलेमान, डॉक्टर राजेश नाचौरा, SN मिश्रा। चर्चा में केंद्र में तैनात अनुराग जैन का नाम भी। मंत्रालय में अफसरों की सूची तैयार है। कुछ कलेक्टर्स का तबादला भी हो सकता है। मोहन सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई देगी। सरकार की कोशिश रहेगी जनता के दरबार में सुशासन और मजबूत सरकार की छवि बनाने, जिसको लेकर सरकार काम में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज भोपाल। तो आचार संहिता खत्म हो गई है और एक बार फिर मोहन सरकार एक्शन मोड में आ गई है और कहा जा रहा है कि कई कलेक्टरों के तबादले हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी ने बीजेपी के झंडे और दुपट्टे डालकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी पूर्व सीएम शिवराज सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे बीजेपी के झंडे और दुपट्टे डालकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं अमित शाह जी को गृह मंत्री पद छोड़कर इंदौर के सांसद श्री शंकर ललवानी जी को गृह मंत्री बनाया जाना चाहिए। यह मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इंदौर सहित पूरे देश के नेताओं ने की है। तो इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज्वाइंट कलेक्टर के साथ युवती ने की अड़ीबाजी। तो झूठे बलात्कार के केस में धमकी देकर मांगे थे 2 करोड़ रुपए। तो SD जीवन रजक की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवती नेहा त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। तो शहर के कई बड़े रसूखदारों को शिकार बना चुकी है युवती। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर झूठे बलात्कार के केस में धमकी देकर एक युवती ने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। तो वहीं OSD जीवन रजक की शिकायत पर इस मामले को दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवती नेहा त्रिपाठी को भी इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। तो शहर के कई बड़े रसूखदारों को शिकार भी बना चुकी है नेहा त्रिपाठी।
तो प्रदेश की सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर और अन्य कर्मचारी अपने काम को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सीधे नहीं मिल सकेंगे। विभाग ने सभी प्राचार्यों को सर्कुलर भेजकर चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि भविष्य में कोई भी प्रोफेसर, अधिकारी या फिर अन्य शासकीय सेवक विभागाध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना मंत्री से संपर्क नहीं करेगा और न ही सीधे उनको पत्र लिखेगा, तो ऐसा करने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो खबर गुना से है, जहां पर पार्वती नदी किनारे अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए टीम पर हमला कर दिया गया। खनिज विभाग की टीम अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंची तो लोग वहां से भाग गए और टीम ने एक लोडर वाला ट्रक जब्त कर लिया। लेकिन जब ट्रैक्टर जब्त कर टीम जा रही थी तो रास्ते में आरोपियों ने गाड़ी को रोका और तोड़ फोड़ कर दी। तो खनिज विभाग की टीम से मारपीट की गई, जिसके बाद से खनिज विभाग की टीम को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ गया। बता दें कि यह मामला बीनागंज चौकी के अंतर्गत बापचा लहरिया गांव का बताया जा रहा है। तो इसी बीच उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ई रिक्शा चालकों की आज उज्जैन में हड़ताल है। तो श्रद्धालुओं के बीच रास्ते में ही ई रिक्शा चालकों ने श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में ही उतार दिया है। तो सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए बनाया था फाइनल रूट, लेकिन ये ई रिक्शा चालकों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उज्जैन में आपको बता दें कि ई रिक्शा चालकों की आज हड़ताल चल रही है और ये तस्वीरें उज्जैन से हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में ही ई रिक्शा चालकों ने उतार दिया है। तो सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है और जिला प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए फाइनल रूट तैयार किया था, लेकिन ई रिक्शा चालकों को वो फाइनल रूट मंजूर नहीं था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर संतोष कृष्णानी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, जिला प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए फाइनल रूट तैयार किया था, लेकिन उनको ये रूट पसंद नहीं आया, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल राधा, बता दें कि उज्जैन में जो ई रिक्शा चालक हैं, ये महाकाल लोक भरने के बाद लगभग 6000 से भी ज्यादा ई रिक्शा चालक है जो अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन ऐसे में एक ही रूट सभी को पसंद है, वो महाकाल लोक, महाकाल मंदिर और महाकाल मंदिर के आसपास में जितने भी देवस्थल है, सभी ई चालक वहीं से अपने सवारियों का आवाजाही करना चाहते हैं, जैसे में उनको मोटी रकम भी मिल जाती है। ऐसे में अन्य जो ई रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक है, वो इस काम से कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे थे और उससे जाम की स्थिति भी पैदा होती है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने एक रूट तैयार किया था कि अलग अलग समय पर अलग अलग ई रिक्शा चालक उन रूटों पर भी चले, जिससे सभी लोग एक समान कमा सके। अभी क्या होता है कि कुछ ही लोग जो हैं वहां पर जाकर दादागिरी करते हैं और ई रिक्शा चालक किसी होटल और महाकाल लोक और महाकाल मंदिर के आसपास में जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनका आना जाना करते हैं। ऐसे में चक्का जाम जैसी स्थिति और जाम जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो इसीलिए पूरा जिला प्रशासन रूट तैयार किया था, लेकिन उनके खिलाफ जाकर आज ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल की है और अभी भी मानने को तैयार नहीं। एक ही जगह पर रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर और पुलिस संतोष जी, अब श्रद्धालु क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में जो है ई चालक उतार दे रहे हैं, तो अब ई चालकों की क्या मांग है प्रशासन से? बिल्कुल, ई रिक्शा चालकों की मांग है कि हम अभी तक जैसे चलते हैं वैसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा हमें अगर महाकाल मंदिर कोई आता है श्रद्धालु, अगर हम कहीं से भी ई रिक्शा चालक चलाएंगे, अगर कोई श्रद्धालु बोलता है कि हमें महाकाल मंदिर जाता है, तो ऐसे में हम उनको कैसे सवारी बिठाएं या ना बिठाएं, उस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर एक ही जगह से अगर ई रिक्शा चालक अगर नहीं मानते हैं तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की गले की हड्डी भी बनता जा रहा है, क्योंकि हरी फाटक ब्रिज पे जिस प्रकार लगातार जाम की स्थिति पैदा होती है, उससे निजात पाने के लिए ही जिला प्रशासन ने एक कदम उठाया है। जी बिल्कुल, तो ई चालकों की लगातार मांग बनी हुई है और ई चालकों ने कह दिया है कि जो उनके लिए रूट बनाया वो उन्हें मंजूर नहीं है। तो ऐसे में अब प्रशासन क्या निर्णय लेता है, आगे क्या कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए संतोष जी आपका शुक्रिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिले की ही जबेरा पुलिस को गुरुवार देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी। अवैध शराब से लोडेड ट्रक पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अवैध शराब को ब्लैक में हाईवे पर पड़ने वाले ढाबों पर बेचा जा रहा था।
बता दें कि ये ट्रक ग्वालियर से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 2374 पेटी अवैध शराब की पेटियां भरी हुई थीं, जिसकी बाजारू कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो मुखबिर से सूचना मिलते ही जबेरा पुलिस ने ट्रक सहित चालक परिचालक को जबेरा ढाबा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो जानकारी के मुताबिक अवैध शराब से लोडेड ट्रक में से 8 पेटी शराब ढाबा संचालक को बेची गई। मुरैना के चिन्नौनी घाट पर वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। रेत से भरी हुई 12 ट्रॉली को छोड़कर रेत माफिया भाग खड़े हुए। 1 दर्जन से अधिक ट्रॉली को वन विभाग और पुलिस ने जब्त कर लिया। सभी ट्रॉली की कीमत लगभग 25 लाख रुपए की बताई जा रही है। सुरक्षा के लिए चिन्नौनी थाना परिसर में सभी ट्रॉलियों को रखवाया गया है। ये अच्छी कार्रवाई हुई है। थाना चिन्नौनी अंतर्गत जो चिन्नौनी घाट है रेत का, वहाँ पे अभी कुछ समय से पुलिस काफ़ी सख्ती दिखा रही थी और फिर ये सूचना मिली कि दोबारा कोई प्रयास कर रहा है, तो वो उसमें फॉरेस्ट विभाग की टीम के साथ पुलिस के द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई। जैसे ही पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वो जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ अफरा तफरी मच गई। पुलिस वहाँ पर गई और ये रात भर ये ऑपरेशन किया गया। सुबह 4 बजे तक सारे ट्रैक्टर सारी ट्रॉली जो है लगभग 12 ट्रॉली रेत की भरी हुई, इनको चिन्नौनी थाने लाया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है। मेरे हमरा रहते हुए देवरी गेमलिन देवरी के स्टाफ के साथ में गश्ती कर रहे थे। संध्या के समय जैसे सूचना मिली कि चिन्नौनी घाट और भर्रा घाट के बीच में अवैध उत्खनन करते हुए कुछ ट्रैक्टर की सूचना मिली। समय को देखते हुए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो फिर भी क्या हुआ कि नदी क्रॉस करके ट्रैक्टर को लेके भाग गए, लेकिन ट्राली जो थी पूरी 12 ट्रालियों को हमने चिन्नौनी थाने लाकर वैधानिक कार्रवाई की गई। मुरैना में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां दबंग के कहर से दलित सरपंच ने परिवार समेत गांव से पलायन किया था, जिसे पुलिस ने सुरक्षा के साथ भिंड से मुरैना लाया और दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं अन्य आरोपी गांव छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत निवाड़ी के छोटे तालाब की जल कुंभी हटाई जा रही है। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद ने भी सफाई अभियान में भाग लिया और अपने हाथों से आसपास की गंदगी को हटाया है। तो ये तस्वीरें निवाड़ी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अपने हाथों से आसपास की गंदगी को साफ किया जा रहा है। और इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद ने भी सफाई अभियान में भाग लिया है और खुद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी को हटाते नजर आ रहे हैं, सूखे पत्तों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रीवा में भी दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां पर लुटेरों ने रिटायर्ड शिक्षक को अपना निशाना बनाया और शिक्षक से मारपीट कर 10,000 लूट कर मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को दी है। जिसके बाद से पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, रीवा की ये तस्वीरें हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि लुटेरों ने रिटायर्ड शिक्षक को अपना निशाना बनाया और फिर शिक्षक से मारपीट कर 10,000 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गया। तो मुरैना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुरैना में खनन माफिया पर प्रशासन का एक्शन जारी है। एक्शन के दौरान चंबल नदी पर फायरिंग हुई है। रेत से भरी ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश, तो 12 ट्रॉलियों को प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया है।
तो चिन्नौनी चंबल थाना इलाके के चिन्नौनी घाट का यह मामला बताया जा रहा है और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 12 ट्रॉलियों को प्रशासन ने जब्त किया। तो चिन्नौनी चंबल थाना इलाके के चिन्नौनी घाट का यह मामला है, जहां पर मुरैना में खनन माफिया पर प्रशासन का एक्शन और एक्शन के दौरान चंबल नदी पर फायरिंग हुई है। तो रीवा में नव विवाहिता पति पत्नी आग में झुलस गए। घटना में पति की आग में झुलसने से मौत हो गई, तो वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। तो वहीं इस पूरी घटना में निष्पक्ष जांच करने की भी परिजन मांग कर रहे हैं।